आप हमारी जान बन गए। शर्वरी बस होटल के गेट तक मुझे छोड़ने आई। उसके बाद मैं अकेली निकल पड़ी। होटल के कॉर्नर पर बने छोटे से कैफे के पास स्वामी खड़े थे, अपनी कार से टेक लगाए, शायद मेरे इंतजार में। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए, उन्होंने मुझे देख लिया। मैंने धीमे से मुस्कुराकर उन्हें देखा। एक शांत, संकोच भरी मुस्कान। पर स्वामी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस मुझे देख रहे थे, लगातार। ना कोई शब्द, ना कोई हलचल, बस एक ठहरी हुई निगाहें। जैसे किसी को देखकर कुछ कहना हो, पर शब्द साथ छोड़ दें। मैं उनके सामने जाकर रुक गई। तो हम कहाँ डिनर करने वाले हैं स्वामी? मैंने हल्के से पूछा, पर कोई जवाब नहीं। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो मुझे देख तो रहे थे, लेकिन जैसे किसी और ही सोच में डूबे थे। स्वामी? मैंने उंगलियों से चुटकी बजाई। स्वामी! वो जैसे चौंक कर होश में आए। जी हाँ मीरा जी, बोलिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने सवाल दोहराया। हाँ, डिनर राइट। यस यस, हम डिनर के लिए ही जा रहे हैं। उनका अंदाज थोड़ा अजीब था। शब्द जैसे उलझ रहे थे, जैसे दिमाग कुछ और कह रहा था और जुबान कुछ और। मैं थोड़ी उलझन में थी। स्वामी ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? पर मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से कार का दरवाजा खोल दिया मेरे लिए। मैंने चुपचाप सिर झुकाया और कार में बैठ गई। मैं खुद को इस स्ट्रेस में बेहद अजीब महसूस कर रही थी। बार बार डेस्क को ऊपर खींच रही थी, जैसे किसी जादू से उसमें स्लीम्स उगा गाएंगे। स्वामी ने मुझे धीमे से पुकारा। मीरा? जी? बोलिए ना। मैंने तुरंत चेहरा सीधा किया। क्या खाना पसंद करोगी आप, इंडियन या कॉन्टिनेंटल? सच कहूं तो, मैंने हिचकते हुए कहा, मैं खाने की उतनी शौकीन नहीं हूं। कुछ भी हेल्दी चलेगा। बस ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स अवॉइड करिएगा, जो मेरी औकात के बाहर हों। स्वामी ने मेरी बात काटते हुए हल्की मुस्कान में कहा। एक मिनट, एक मिनट। मैं आपको डिनर पर ले जा रहा हूँ, तो डिसीजन मेरा होगा, ओके? मैंने नाराज होते हुए झट से कहा, अगर ऐसा है तो अभी गाड़ी घुमाइए। मुझे अब वापस जाना है, मैं नहीं आती फिर। स्वामी जोर से हंसे। ओके बाबा, ओके। चलो, हम TTMM करेंगे। मैं मेरा बिल लिखूंगा और आप आपका। अभीक? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्होंने शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट चुना। ऑथेंटिक, सादगी भरा और भीड़ से दूर। जब मैं कार से बाहर उतरी तो कुछ लड़के अजीब निगाहों से मुझे घूर रहे थे। मेरे अंदर असहजता और भी बढ़ गई। मैं बार बार अपने ड्रेस को ऊपर की ओर खींच रही थी, जैसे अपने ही आप से लड़ रही थी। स्वामी ने यह सब महसूस किया। उन्होंने कार का दरवाज़ा फिर से खोला और उसमें से सुबह पहना हुआ अपना ब्लेजर निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है, तो ये पहन लीजिए। शायद आप कंफर्टेबल फील करें। मैंने उनकी तरफ देखा। आंखों में कोई मजाक नहीं था, बस एक सीधी सच्ची चिंता। थैंक यू, मैंने धीरे से कहा। ये ड्रेस मेरी नहीं है। मैं एक्स्ट्रा कपड़े लाना भूल गई थी, तो शर्वरी ने ज़बरदस्ती मुझे पहनने को दिया। और सच कहूँ तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था। स्वामी थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले। मीरा, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? अगर कहूँ
तो आप और ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो नहीं होंगी ना? मैं चुप रही, बस उनकी ओर देखा। बिलीव मी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन दिस ड्रेस। लोग आपको देख रहे हैं क्योंकि आप बेहद खूबसूरत दिख रहे हो अभी। सच में बहुत सुंदर लग रही हो और ये ड्रेस तुम पर बहुत जच रहा है। मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर शायद मैं थोड़ा ब्लश कर रही थी। मैंने बिना कुछ कहे स्वामी का ब्लेजर अपने कंधों पर डाल लिया। उसमें से स्वामी की खुशबू आ रही थी जो मेरे दिल को सुकून दे रही थी। अब मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। दोनों चुपचाप रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मैंने अपने आप के लिए पनीर टिक्का मसाला और 2 रोटी मंगाई, तो उन्होंने चिकन बिरयानी मंगाई। ऑर्डर आने का हम दोनों इंतजार कर रहे थे। तभी स्वामी ने पूछा, तो फिर आज कैसी लगी फैक्ट्री आपको मीरा? बहुत अच्छी लगी फैक्ट्री स्वामी। उन और मशीनों से निकलते सफेद रेशमी कॉटन धागे जो आंखों के सामने ही एक साधारण कच्चे स्पर्श से शानदार कपड़े की शक्ल ले रहे थे। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हमारे छोटे छोटे लम्हे जो जब सही धागों में पिरोए जाए तो खूबसूरत यादें बन जाते हैं, हाँ ना? स्वामी ने मुझे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। फिर मैंने कहा, सच कहूं तो मुझे सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन लगा। हर किसी को अपने काम की पूरी समझ है, जैसे सब कुछ एकदम तयशुदा हो, जैसे हर कोई अपने काम में इतना निपुण है। वो तो है। उसने गर्व से सिर हिलाया। पापा को लोगों की पहचान बहुत अच्छी तरह से करनी आती है। अच्छा? मैंने जिज्ञासा से पूछा, पर अब तक मैंने आपके पापा को कभी देखा नहीं। क्या वो फैक्ट्री में नहीं आते? आते हैं कभी कभी, और वैसे भी आप कल तो उन्हें देख ही लेंगी। वही तो है जो कल आप सबको स्पीच देने वाले हैं। क्या? सच में? मैंने चौंक कर पूछा। जी हाँ, उनकी स्पीच हमेशा बहुत प्रेरणादायक होती है। आपको जरूर ध्यान से सुननी चाहिए। मैं तो अब और भी एक्साइट हो गई हूँ। मैंने उत्साह से कहा, ध्यान से सुनूंगी पक्का। वो थोड़ा झुका और मुस्कुराकर बोला, वैसे ये बात मैं सबको नहीं बता सकता, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं, तो थोड़ा तो फायदा होना चाहिए ना। कौन सा फायदा? मैंने आंखें फैलाकर पूछा। इस ट्रिप के बाद आप लोगों को एक सरप्राइज टेक्स्ट मिलने वाला है, इस विजिट के रिलेटेड। क्या? वाकई? मेरी आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल। उसने पलक झपकाई। ओह, थैंक यू सो मच। अब तो मैं और भी अच्छे से ध्यान दूंगी। अरु, तुम्हें यहाँ? एक जानी पहचानी आवाज मेरे पीछे से गूंजी। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। देविका, वो वही थी कुछ दिन पहले जिसने मुझे सख्त लहजे में चेतावनी दी थी, और अब सामने खड़ी थी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में वही पुराना शिकंजा। डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, पर तुमने मेरी कोई कॉल उठाई ही नहीं। उसने कुछ ज्यादा ही मीठे लहजे में कहा। बोलो ना, ऐसा क्या बिजी थे? डार्लिंग, मेरे होठ सूखने लगे। पास बैठे स्वामी अचानक असहज नजर आए। ओह देविका, हाय हेलो। मैं पापा के साथ ऑफिस में था, फिर सीधा यही डिनर के लिए आ गया। हाँ। वो हंसी, पर उसकी मुस्कुराहट में कांटे थे। ये कौन है आरो? उसकी नजर अब मेरी तरफ थी। आवाज में जानबूझकर झूठा अनजानापन था, पर उसकी निगाहें कह रही थीं कि वो सब जानती है। उसका ये खेल मुझे अंदर तक बेचैन कर गया। हालांकि मुझे अभी भी उसने दी गई धमकी याद थी, दूसरों के बॉयफ्रेंड से दूर रहना। हाँ देविका, ये है मिस मीरा त्रिपाठी। स्वामी ने जवाब देने की कोशिश की। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। नारायण सर ने मुझे इनका मेंटोर बनाया है। तो अब मेंटोरशिप कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट में होती है? देविका की आंखों में अब वो चिर परिचित गुस्सा झलकने लगा। स्वामी ने अब की बार तीखे स्वर में कहा, हाँ होती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कुछ पल की चुप्पी। फिर देविका ने बड़ी सहजता से कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार। वैसे भी मम्मा तुम्हें घर बुला रही थी, तो बताओ कब आओगे? क्या बोलूं उन्हें?
स्वामी ने थका हुआ सा जवाब दिया। मैं खुद कॉल कर लूंगा, डोंट वरी। फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा, देविका, हमें अब निकलना होगा, बहुत देर हो गई। तुम अपना डिनर एंजॉय करो, ओके? बाय। और बस वो बिना मुड़े मेरे साथ बाहर निकल पड़े। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसने मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मन में कई सवाल उमड़ने लगे थे। स्वामी का परिवार, उनका घर और उसमें देविका की मौजूदगी, वो सहजता, वो अधिकार, क्या वो सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता था या कोई और गहरा रिश्ता? मेरे भीतर एक आवाज बार बार कह रही थी। मैं गुमसुम सी कार के भीतर आकर बैठ गई। रात थोड़ी सर्द थी और खिड़कियों के पार शहर की लाइट्स एक धुंधली कविता की तरह बिखरी हुई थी। मैंने सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, पर वो बेल्ट बार बार फिसल रही थी। मेरा दिल किसी सोच में डूबा हुआ था। मीरा, एक सेकंड, लेट मी हेल्प यू, ओके? स्वामी की आवाज मेरे बगल से आई, नरम, धीमी और भीतर तक उतर जाने वाली। मैंने नजरें उठाई। वो मेरे तरफ झुक चुके थे। बेल्ट उनके हाथ में थी और वो बड़ी सहजता से उसे पकड़कर खींचने लगे। उस एक पल में मेरी दुनिया सिमटकर बस उनकी सांसों की गर्मी और हमारे बीच के कुछ इंचों में कैद हो गई। उनका चेहरा मेरे बेहद करीब था, इतना करीब कि अगर मैं चाहती तो उनकी आंखों के रंगों को महसूस कर सकती थी। उनकी पलकों की परछाइयां उनके गालों पर गिर रही थीं और उनका माथा हल्के से पसीने से चमक रहा था। लेकिन उस चमक में कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी शांति थी। मैं उन्हें बस देखे जा रही थी। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, कुछ लटें उनकी आंखों के पास गिराई थीं, जिन्हें उन्होंने अनजाने में झटका भी नहीं। वो बस चुपचाप मेरा बेल्ट लगा रहे थे, पूरी तरह फोकस्ड। और मैं खुद को उन आंखों में खोते जा रही थी। उनकी पलकें इतनी घनी थी कि जलन सी हुई, जैसे कोई घना जंगल हो और मैं उसमें खो चुकी हूं। और तभी, बिल्कुल अचानक, उन्होंने मेरी ओर देखा, सीधा, स्थिर, जैसे वो मेरी आंखों के भीतर झांकना चाहते हों। वो पल ठहर गया। मैं सांस लेना भूल चुकी थी। मेरे भीतर कुछ फड़का था, कुछ जो डर भी था और चाह भी। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न सवाल, न कोई इरादा। बस एक खामोशी थी, गहरी और ठंडी, जैसे किसी झील की सतह जिसके नीचे कितनी ही उलझी लहरें पल रही हों। मेरी धड़कनों ने जैसे बगावत कर दी थी। हर बीट इतनी जोर से सुनाई दे रही थी कि लगा कहीं वो भी सुन न ले। मैंने पलकें झपकाने की कोशिश की, पर वो भी उस पल की ग्रेविटी से बन चुकी थी। हम दोनों कुछ देर ऐसे ही थे, न पास न दूर, बस एक शून्य था हमारे बीच। वक्त जैसे मानो थम चुका था, सारी दुनिया गायब हो चुकी थी। अब कोई दिन रात का मतलब नहीं रहा। मुझे उनके गर्म सांसों की आहट लग रही थी। और फिर उन्होंने धीरे से बेल्ट की क्लिप खींची और क्लिक की आवाज के साथ उसे लॉक कर दिया। अचानक सड़क के उस पार से किसी गाड़ी का हॉर्न बजा और वो पल जो बस कुछ सांसों पहले ठहरा हुआ था, टूट गया। स्वामी एक हल्की सी खांसी के साथ सीधे हुए और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गए। उन्होंने बेल्ट लगाई, इंजन चालू किया और बिना कोई शब्द कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब हमारी बीच की खामोशी पहले वाली सुकून देने वाली नहीं रही। अब वो बोझिल थी, जैसे कोई अधूरी बात दरमियान में लटक गई हो। मैं खिड़की के बाहर देखने लगी। शहर की रोशनी अब भी जगमगा रही थी, पर मेरी आंखें
धुंधला देख रही थी। गाड़ी होटल के सामने आकर धीरे से रुकी। स्वामी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने कुछ देर यूं ही गाड़ी स्टीयरिंग पर थामे बैठे बैठे कहा, क्या तुम देविका को जानती हो मीरा? सवाल सीधा था, पर इसका जवाब सीधा नहीं था। मेरे भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उनकी ओर देखा, पर उनकी आंखें अब सड़क की सीधी रेखा में गुम थी, जैसे वो जवाब से ज्यादा मेरी चुप्पी को पढ़ना चाह रहे हों। मुझे समझ नहीं आया, क्या कहूं? अगर मैं सच कहती तो देविका का झूठी बन जाती स्वामी के सामने, और अगर उन दोनों के बीच कोई रिश्ता था तो शायद मेरी एक सच्चाई से वो रिश्ते में दरार आती। पर मैं झूठ भी नहीं बोल सकती थी, कभी झूठ बोला नहीं, और जब भी कोशिश की हजम नहीं हुआ मेरे से। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने निगलने की कोशिश की, पर वो शब्द नहीं, बस एक चुप्पी भीतर उतर गई। स्वामी, अब मुझे जाना होगा। मेरी आवाज़ कुछ डरी हुई सी थी। शरू शायद परेशान हो रही होगी, काफ़ी देर हो गई है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, बिना उनकी तरफ देखे, बिना कोई जवाब सुने। मैं बस बाहर निकल गई, मानो उस सवाल से भाग रही थी, या शायद खुद से। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। स्वामी वहीं बैठे रहे और मैं होटल की तरफ तेज़ कदमों से चल दी। पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि डर था कि अगर उनकी आंखों से मेरी नज़रें मिल गईं तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। देर रात। होटल के गलियारे किसी पुराने थके हुए संगीत की तरह शांत थे। दीवारों पर लटकती हल्की रोशनी छाया बनकर झूल रही थी। दरवाजे बंद, सांसें थमी, और सन्नाटा इतना घना कि अपनी ही चप्पलों की आहट डराने लगी। मैं अकेली चल रही थी। दिल धड़क रहा था, थोड़ा तेज, थोड़ा अनजाना। और तभी काले अंधेरे से कुछ परछाइयां एक साथ मेरे सामने आ खड़ी हुई, जैसे कोई बुरा सपना अचानक जागते में उतर आया हो। मैं चीख पड़ी। एक छोटी टूटी सी आवाज निकली मुझसे, और वही ठिठक गई। सामने देविका खड़ी थी और उसके पीछे उसके वही दोस्त। चेहरों पर ठंडी नजरों की परतें, मौन में छिपी धमकियां। देविका की हालत देख मैं एक पल को कुछ समझ ही नहीं पाई। उसका मेकअप बह चुका था, जैसे चेहरा धुल गया हो किसी आंधी में। बाल बेतरतीब, पसीने और आंसुओं से चिपके हुए, आंखें लाल और सूजी हुई, लेकिन उनमें रोष की आग जल रही थी। वो बुरी तरह नशे में थी। मीरा। उसकी आवाज टूटी लेकिन तीखी थी। बोलना, तू क्या समझती है अपने आप को? वो मेरे सामने आकर रुकी, इतने पास कि उसका सांस लेना भी मुझे चुभने लगा। क्यों की तूने वो हरकतें? हाँ? उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी थी, जैसे जवाब खींच लेना चाहती हूं। क्यों थी तू मेरे अरु के साथ? तुझे दिख नहीं रहा था मैं वहां थी? मैं हक्का बक्का खड़ी रही। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जवाब देने की ताकत ही नहीं बची। बोलना! वो एकदम चिल्ला पड़ी। तेरी जुबान काट दी किसी ने, या तुझे लगता मैं अंधी हूं? उसके दोस्त चुपचाप खड़े थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई फोन घुमा रहा था, लेकिन सबकी आंखें मुझ पर जमी थी। देविका ने कांपते हाथों से अपना पर्स खोला और कुछ तस्वीरें बाहर निकाली। वो उन्हें हवा में मेरी ओर लहराने लगी। ये देख, हमारी शादी की तस्वीरें। देख, ये मैं दुल्हन बनी हुई, और ये अरु मेरा पति। मैंने उन तस्वीरों को देखा। 2 मासूम से बच्चे फूलों की माला पहने हंस रहे थे। ये कोई खेल नहीं है मीरा, वो फुफकारती हुई बोली। हमारी शादी बचपन में हो गई थी, और जब से मेरी आंखें खुली है मैंने सिर्फ एक इंसान को चाहा है, अरु। अब देविका कोई नाटक नहीं कर रही थी। वो जो भी बोल रही थी वो अपने दिल से बोल रही थी। वो गुस्से में तप रही थी, एकदम बेहाल। उसका चेहरा अब गुस्से से तमतमाने लगा था। और तू उसके करीब आई, मेरे अरु से आंखें मिलाई। तुझे शर्म नहीं आई?
मैंने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो फौरन आगे बढ़ी। नहीं मीरा, उसकी आवाज अब धीमी लेकिन जहर भरी हो गई थी। अगर तूने एक बार और मेरे अरू के पास जाने की कोशिश की तो मैं तुझे मिटा दूंगी, समझी? तेरे दोस्त, तेरी फैमिली, यहां तक कि तू खुद, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर जिंदा रहना चाहती है तो अपने हद में रहे। वो रुकी नहीं। तेरी एमबीए की डिग्री, तेरा करियर, तेरा भविष्य सब एक सेकंड में छीन सकती हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, उसने झुककर मेरी आंखों में झांका। तू पछताने के लिए भी जिंदा नहीं बचेगी, समझी? और फिर अचानक उसने मेरा चेहरा पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आखिरी बार कह रही हूं, दूर रहे मेरे अरू से, वरना जो तू प्यार करती है ना, सब बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ तू नहीं, तेरा सब कुछ। इसके बाद एक जोर का धक्का, मैं पीछे गिर गई। वो मुरी, उसके दोस्त अब हंस रहे थे जैसे किसी तमाशे से लौटते हों, और मैं फर्श पर पड़ी रही, हांफती हुई, कांपती हुई। कमरे में सिर्फ मेरी सांसें थी और गूंजती हुई उसकी धमकी। धीरे धीरे मैं उठी, लड़खड़ाते कदमों से, बिना कुछ बोले वापस अपने हॉस्टल के कमरे की ओर चल दी। आप